नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 118 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हमको पता है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लुई फिशर, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नमक आंदोलन के दौरान जो पत्रकार गांधी जी के साथ थे उनका नाम था वेव मिलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये थी उषा मेहता। उषा मेहता उस समय 22 वर्षीय थी और ये कानून की छात्रा थी। वे गांधी जी की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थी, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उषा मेहता को सूचना के प्रचार प्रसार में, इसकी इफ़ेक्टिवनेस में काफ़ी भरोसा था, इसलिए उन्होंने एक गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना करने की कल्पना की और कई चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ इसका सक्सेसफुली इसका उद्घाटन किया, इसकी स्थापना की और 3 सितंबर 1942 को पहला प्रसारण किया कांग्रेस रेडियो से उषा मेहता ने। रेडियो के माध्यम से, कांग्रेस रेडियो के माध्यम से आंदोलन की प्रगति के बारे में जनता को सूचना दी जाती थी और इस रेडियो के माध्यम से राजनीतिक भाषण और वैचारिक संदेश प्रसारित किए जाते थे। कांग्रेस रेडियो के प्रसारण के कारण उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उषा मेहता के इन प्रयासों के कारण उनको रेडियो बैन के रूप में प्रसिद्धि मिली। रेडियो बैन के रूप में उनको प्रसिद्धि मिली, ठीक है, उनके इस योगदान के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो ये पटना की बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था। पटना जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया और उनको पटना की बांकीपुर जेल भेज दिया। उस समय राजेंद्र प्रसाद बीमार थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो ये उनको आगा खां पैलेस में कैद किया गया था और ये पूना में अवस्थित है, आगा खां पैलेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। नवंबर 1942 में दिवाली के दिन वे अपने साथियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे थे। ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता बनाया था। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नाम उल्लेखित कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। सूची के नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। ओके, तो समानांतर सरकारों के बारे में एक बार जान लेते हैं। जो पहली समानांतर सरकार है उसकी स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के बलिया में पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और इसका नेतृत्व किया था चीतू पांडे ने। उसके बाद बंगाल के तामलुक में समानांतर सरकार स्थापित हुई। बंगाल के
तामलुक में। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसका नेतृत्व किया वाई चहवाण और नाना पाटिल ने। उड़ीसा के तलचर व बालासोर में समानांतर सरकार स्थापित की गई और कर्नाटक के धारवाड़ में भी समानांतर सरकार स्थापित की गई। ठीक है, तो कहाँ पर की गई? बलिया में की गई, सतारा में की गई, हजारीबाग में नहीं की गई, मेरठ में नहीं की गई। तो 1 और 2 इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पंपलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पंपलेट में था? तो इस पंपलेट में प्रस्ताव था संवैधानिक गतिरोधों का हल करना, कि संवैधानिक गतिरोध जो उस समय चल रहे थे उसका कैसे हल निकाला जाए, इसका जो है विचार था इसमें। दी वे आउट में उसका प्रस्ताव था। ठीक है, संवैधानिक गतिरोधों के हल का प्रस्ताव था इसमें दी वे आउट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो ये घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद, जिसको अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है, कि अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की। ठीक है, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। ओके, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। अंतिम सरकार की घोषणा करने की वजह से सुभाष चंद्र बोस को अंतिम सरकार का गठन करने की वजह से सुभाष चंद्र बोस को जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने का जो है मतलब वे उन जापानियों के साथ एकदम समान स्तर पर बातचीत कर पाए, उसमें सक्षम हुए। और इसके साथ साथ ही इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने के लिए और इसके समर्थन के लिए वे पूर्वी एशिया में भारतीयों को लामबंद करने में भी जो है सफल हुए। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ उनको आज़ाद हिंद सरकार स्थापित करने का। ठीक है, तो ये दिन था 21 अक्टूबर 1943 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर नवंबर 1945 में लाल किले से आंदोलन चलाया गया। इनमें थे कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, गुरुबख्श ये गुरुदयाल नहीं गुरुबख्श होगा, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, और मेजर जनरल शहनवाज खान। तो इसमें मोहन सिंह नहीं थे, इन पर आंदोलन नहीं चला था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन तीनों पर राजद्रोह, हत्या और हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। इनकी पैरवी जिन वकीलों ने की थी वो थे भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। 3 वकील थे, भूलाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने इनकी पैरवी की थी लाल किले के मुकदमे में या फिर आज़ाद हिंद फौज मुकदमे में। ठीक है, ओके, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 118 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।